हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कुछ बच्चों की इंक्वायरीज आई है कि सर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको एक पीरियड के अंदर, एक सेशन के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ करवा दीजिए। हालांकि पहले हम इनको कर चुके हैं और बहुत ही डिटेल स्टडी हमने किया है, लेकिन एक वीडियो के रूप में नहीं किया, हमने नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करवाया था। तो आज हम इसको आप सबकी इस डिमांड के ऊपर करते हैं। चलो लेट्स डू अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस और प्रीपोजिशंस को बहुत ही ईजीएस्ट वे में किया था। अभी फिर एक बार हम इनको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करते हुए फिर डिटेल्ड स्टडी में जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारी डेफिनेशंस जो थी, सबसे पहली है नाउन। नाउन के अंदर हमने किया था ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, कि जो भी शब्द हमें नामों का आभास कराते हैं, नाम के बारे में बताते हैं, वो सभी वो नाउन होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स। तो अभी इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहेंगे हम, द नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। कि नाउन जो है वो कोई भी प्लेस, पर्सन या थिंग है, नाम ही, नेम, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट, डॉग, बास्केटबॉल एंड पेरिस। अभी दूसरा जो था हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन की थी रिप्लेसिंग वर्ड्स, कि नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द जो है वो प्रोनाउन होते हैं। ए प्रोनाउन इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट और अ सब्स्टिट्यूट। हमने फिर वही वर्ड यूज किया, रिप्लेसमेंट किसका, फॉर द नाउन इन अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर जब हम नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा शब्द रखते हैं तो उनको प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जैसे ही, शी, इट, दे, यू एटसेट्रा। यानी नाउन हो गया संज्ञा और प्रोनाउन हो गया हमारे पास सर्वनाम, यानी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला, उसको रिप्लेस करने वाला। देन थर्ड इज वर्ब। हमने वर्ब की डेफिनेशन की थी कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, की जिन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चले वो सभी क्रिया होते हैं। अ वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस एनी एक्शन एंड एग्जिस्टिंग रियलिटी। यानी कि किसी भी वाक्य के अंदर जो कार्य के होने को या उसके पाए जाने को दर्शाए वो सभी वर्ड्स क्या है, वर्ब है, क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, सिंग, राइट, स्पीक एटसेट्रा। देन फोर्थ इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण, वर्ब है क्रिया एंड एडवर्ब इज क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के लिए हमने कहा था कि समथिंग एडिड टू द वर्ब, एडवर्ब, कि वर्ब के साथ जो कुछ जोड़ देते हैं यानी उसको मॉडिफाई कर देते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम, एन एडवर्ब एक्सप्रेसेस मोर अबाउट अ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। यानी कि जो वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में और ज़्यादा बताए, कुछ एक्सप्रेस करे, उसको मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, देन इज कॉल्ड an adverb. For example, quickly, slowly, sincerely, etc. The next is your fifth adjective. Adjective के लिए हमने कहा था कि all modifying और qualifying words are called adjectives। की दो विशेषता बताए, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। अभी पढ़ रहे हैं कि an adjective describes more about a noun और pronoun, यानी कि वे शब्द जो नाउन या pronoun के बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी दें, और ज़्यादा बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, टॉल, स्मॉल, बिग एटसेट्रा। देन सिक्स्थ वन इज योर कंजंक्शंस। कंजंक्शन के लिए हमने किया था लिंकर्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स, कि ऑल लिंकर्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कंजंक्शंस, जो जोड़ने का काम करें। अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स, कि जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करें। फॉर एग्जाम्पल और, बट, एंड, बिकॉज एटसेट्रा। यानी कि ये सभी कंजंक्शंस है। देन प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का हमने किया था इसको डिवाइड करके कि प्री पोजिशन, हमने दो वर्ड्स लिए थे, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। पोजीशन से पहले, यानी कि पोजीशन दर्शाने के लिए जिन वर्डों का यूज़ होता है, जिन वर्ड्स का यूज़ पोजीशंस को शो करने के लिए होता है, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन, कि नाउन के साथ क्या रिलेशन है इसको दर्शाने के लिए। जैसे हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल इन, अबाउट, टू, फॉर, ऑन एटसेट्रा। ये सभी प्रीपोजिशंस कहलाते हैं।
देन योर इंटरजेक्शंस के लिए एक वर्ड और यूज हम करते हैं अक्सर, एक्सक्लेमेशन, यानी कि ऑल फीलिंग्स, दे मे बी सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो अचानक से कुछ महसूस हुआ और उसके ऊपर जो शब्द निकले उसको एक्सप्रेस करने के लिए, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। यानी कि एन इंटरजेक्शन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। किसी वाक्य के अंदर जो किसी फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए या सडन फीलिंग को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हुर्रा, ग्रेट, वाओ एटसेट्रा, यानी कि इस तरह के शब्द जिनसे हमारी फीलिंग शो होती है उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं या एक्सक्लेमेशंस बोलते हैं। इसी से आगे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बनते हैं, जिन सेंटेंसेस के अंदर हम सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। तो अब इसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं हम इन्हीं सभी पार्ट्स को चार्ट्स के माध्यम से। सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द चार्ट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नाउन। सो देखिए, नाउन के अंदर टाइप्स एंड रूल्स, फॉर्मूलाज प्लस एग्जाम्पल। तो जो टाइप ऑफ नाउन है, इसमें पहले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो सब दिए हैं। दूसरे के अंदर इसकी स्ट्रक्चर दी है। तीसरे कॉलम में हमने एग्जाम्पल दिया उसको लेकर के, और देन उसका यूज़ और मीनिंग, कि कहाँ यूज़ होता है और क्या उसका मीनिंग है। देन वेरी फर्स्ट पार्ट इज प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान या जगह का प्रॉपर नाम को दर्शाया जाए। स्पेसिफिक किसी विशेष व्यक्ति को या स्थान को या वस्तु को दर्शाया जाता है, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर इनके नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ माई फ्रेंड, आई लिव इन दिल्ली। 2 sentences आर गिवन इन फर्स्ट। सीता, सीता जो है इटैलिसाइज किया गया है, इसका मतलब सीता, और दूसरे वाक्य के अंदर दिल्ली, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम। अब इसका विशेषता क्या है, इसकी यूजेज क्या है। नंबर 1, ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, यानी कि पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है। एंड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम, और किसी नाम को दर्शाते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी के नाम को जो दर्शाते हो, वे संज्ञा शब्द जो किसी के नाम को दर्शा रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है। देन कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ जनरल क्लास और कैटेगरी, किसी विशेष कैटेगरी या क्लास यानी कि वर्ग विशेष को जो दर्शाए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय, सिटी, बुक, टीचर, ऑल दीज आर क्लासेस। बॉय यानी कि उसके अंदर सभी लड़के आ जाते हैं, एक विशेष लड़के यानी कि एक समूह का जिक्र कर रहे हैं हम। सिटी शहर, किताब या टीचर रिफर्स टू अ जनरल थिंग नॉट स्पेसिफिक नेम्स, ये किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, जो ऊपर वाले में हमने लिया था जरे की प्रॉपर नाउन में। इसके अंदर हमने एक क्लास या कैटेगरी को डिफाइन किया है, ये एक जनरल थिंग को दर्शाते हैं। देन तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, यानी कि कलेक्टिव नाउन उन शब्दों को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं या पशुओं के समूह को दर्शाया जाए, यानी कि किसी के समूह को जो कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब ये है इकट्ठा होना, यानी कि जब किसी चीज़ को कलेक्टिव रूप से दर्शाया जाए। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स और अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का झुंड जो होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे प्लेयर्स की एक टीम होती है, तो इनको आपके कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप एज अ वन यूनिट। कलेक्टिव नाउन जो है ये किसी भी ग्रुप को एक यूनिट के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि जब कई लोगों का समूह हो और उसको हम एक नाम से बुलाएं, देन इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देन योर फोर्थ इज मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है, द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मटेरियल प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़, कोई मटेरियल को जब दर्शाया जाए किसी वाक्य के अंदर, जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल दिया है कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इट मे बी मेड ऑफ सिल्वर और एनी अदर मटेरियल। तो यानी कि किसी भी मटेरियल को जब दिखाया जाता है तो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, जैसे इसने स्पेसिफिक क्या है, यूजेज क्या है, जैसे आयरन है, कॉटन है, वुड है, यानी कि जब
ये धातु, किसी धातु विशेष का जिक्र किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हमारे पास कि लोहा है, लकड़ी है, रुई है, पीतल है, तांबा है, यानी कि इस तरह की चीज़ें, उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जब कोई आइडिया, फीलिंग या स्टेट हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें ऑनेस्टी जो है, ईमानदार होना, एक स्टेट है व्यक्ति की कि वो ईमानदार है या बेईमान है। रेफर्स टू क्वालिटीज, इमोशंस और आइडियाज वी कांट टच और सी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपके पास क्वालिटीज होती है, इमोशंस होते हैं या आइडियाज़ होते हैं। यानी किसी के गुण हो गए, इमोशंस जो आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, या आइडियाज़ दैट स्ट्रक टू योर माइंड। इनको हम टच या सी यानी कि छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, ऐसे शब्द जिनसे हमारे आइडियाज़, क्वालिटी और इमोशंस को दर्शाया जाए, दे कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन नंबर 6 इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल से पता चल रहा है कि जिनको काउंट किया जा सके, यानी कि जिनमें गिनती आती हो। कैन बी काउंटेड हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, ये या तो एक वचन में आते हैं या आपके सामने बहुवचन में आते हैं। जैसे 1 एप्पल या 2 एप्पल्स। कैन यूज ए, एन, मैनी, फ्यू, सेवरल या नंबर्स, यानी कि जिन शब्दों के अंदर आर्टिकल्स ए और एन का यूज हुआ हो, या डिटरमाइनर्स मैनी, फ्यू एक्स्ट्रा का यूज हुआ हो, सेवरल का यूज हो, या फिर नंबर्स यानी कि 1 2 3 जो भी है, नंबर्स का यूज हुआ हो, यानी कि जो काउंट कर सके हम, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल हुआ हो तो उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। देन अनकाउंटेबल नाउन, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर इज एसेंशियल, एडवाइस इज वैल्यूएबल। अब ये पानी और सलाह, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इनको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं जैसे मच, लिटल, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, इस तरह के। इसके अंदर ए, एन और प्लूरल्स का यूज़ नहीं होता है, यानी कि इसी तरह से कुछ थोड़ा, ज़्यादा आदि शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। Then 8th one is your concrete noun. Concrete noun refers to something physical or tangible. I see a dog and a tree. जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने एक डॉग और एक ट्री देखा, ये नियरर लगभग आपकी प्रॉपर नाउन जैसा है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? प्रॉपर नाउन में आप जो है कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं और वो पार्टिकुलर नाम का इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अंदर समथिंग दैट कैन बी सीन, टच, हियर्ड और स्मेल्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, लेकिन इसका कैपिटल लेटर, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर नहीं होता। देन इज योर 9th वन इज कंपाउंड नाउन। 2 और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म 1 नाउन। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक नाउन के रूप में प्रस्तुत हों, यानी कि एक संज्ञा शब्द को दर्शाएं और शब्द एक से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हों, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे टूथपेस्ट, बस स्टॉप, मदर इन लॉ, इन शब्द के अंदर आप देख रहे हो जैसे टूथ और पेस्ट, 2 चीज़ों को मिला करके एक वर्ड बना है। बस स्टॉप, बस और स्टॉप को मिला करके बना है। मदर इन लॉ के अंदर 3 वर्ड्स यूज़ किए आपने, मदर, इन और लॉ। कैन बी रिटन एज 1 वर्ड, देन हाइपेनेटेड और सेपरेट, इसके अंदर हाइपन लगा के भी लिखे हो सकते हैं। हाइपेनेटेड का मतलब है जैसे मदर इन लॉ लिखा है हमने, मदर के बाद हाइफन लगा करके इन लगाया है, उसके बाद फिर हाइफन एंड देन लॉ, यानी कि जब एक से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएं और वो संज्ञा शब्द बनता हो तब उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। देन 10th वन इज पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन का मतलब है जिसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता हो। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब आप पंक्चुएशंस करते हैं उनके अंदर आता है अपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है ऑफ, यानी कि का, की के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रवीज बुक इज़ ऑन द टेबल, जैसे रवि की पुस्तक टेबल पर है। देन शोज ऑनरशिप और पोजेशन, यानी कि वे शब्द जो किसी की मलकियत को दर्शाते हो
ऑनरशिप को या फिर पोजेशन को, यानी कि किसी की कोई वस्तु है उसको दर्शाने वाले शब्दों को हम पोजेसिव नाउन के रूप में लेते हैं। तो दीज आर 10 टाइप्स ऑफ योर नाउन्स। देन नेक्स्ट इज योर प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसके अंदर देखिए ये 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपके दिए गए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, a type of pronoun used to refer to specific individuals or groups। यानी कि ये प्रोनाउन का वो टाइप है जिसमें आप किसी विशेष व्यक्ति विशेष या ग्रुप विशेष को दर्शाते हैं, तो उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल से ही पता लग रहा है जब किसी पर्सनल ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए। देन सेकंड इज योर पजेसिव प्रोनाउंस, ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट शो ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। जिस तरह हमने पजेसिव नाउन के अंदर देखा था, जिसके अंदर किसी पोजेशन को दर्शाया जाए या ऑनरशिप को, मिल्कियत को दर्शाया जाए। फॉर एग्जाम्पल माइन, yours, his, hers, its, ours, theirs, etc. Then third one is your reflexive pronoun. They are used to refer back to the subject of a sentence। यानी कि ये शब्द जो है वापस जो आपका सब्जेक्ट है उसी की तरफ इंगित करे, इशारा करे। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, ourselves, इन सब में ऑलमोस्ट सेल्फ यूज़ होता है। और एक वर्ड लगभग जब आप को इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ, और एक तो आपको छोटी क्लासेस में टीचर्स ने एक ऐसे भी लिखवाया होगा माई सेल्फ, यानी अपने बारे में। तो कुछ लोग अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि माई सेल्फ सो एंड सो, दैट्स रॉन्ग। माई सेल्फ से शुरुआत कभी नहीं की जाती, वो गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। तो दीज आर योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ वन इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दे पॉइंट टू और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज। ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या आइडिया को चिन्हित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, देट, दीज, दोज, यानी किसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो हम इशारा यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे आपकी पोस्ट होती है DPE, जो सर फिजिकल पढ़ाते हैं, तो उनकी पोस्ट का नाम है डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, इंगित करे, समझाए, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली शो करे। देन फिफ्थ वन इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेट से मतलब आप जानते ही हैं जिसमें क्वेश्चन हो, जो प्रश्नवाचक का यूज़ करे। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन, कि जो जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाएं या जिनसे कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल हु, whom, whose, which, what, you can say the WH words are interrogative pronouns। जो WH वाले शब्द होते हैं वो interrogative pronouns होते हैं। Then sixth one is your relative pronouns। They are used to connect one part of a sentence to another and show the relationship between them। कि ये जो है दो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ते हैं। अब होते तो ये भी WH से स्टार्ट है, लेकिन ये बीच में यूज होते हैं, जैसे हु, whom, whose, which। अब जो शुरू वाला जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उस हु का मतलब होता है कौन, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हु है उसका मतलब होता है जो या वो, यानी कि ये बीच में आते हैं। और इनका यूज जो है टू सेंटेंसेस के एक पार्ट में, यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हुआ उसको जोड़ने के लिए जो बीच में यूज हुआ, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को। देन इंडेफिनेट प्रोनाउंस,
Seventh is your indefinite pronoun. They are used to refer to non-specific people, things or ideas. For example, someone, something, anybody, anything, nobody or nothing. यानी कि इसके अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी विशेष के लिए नहीं होता। हमें पता तो लगता है कोई है, लेकिन उसका पार्टिकुलर पता नहीं लगता, उसके एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं दर्शाता। Then eighth one is your reciprocal pronouns. They are used to talk about actions that are done between two or more people. यानी कि जब इन शब्दों का यूज़ किया जाता तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अकेले का यूज़ नहीं होता, इनमें जोड़े का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच अदर एंड वन अनदर, जब हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर डन बिटवीन टू और मोर पीपल, ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित हुआ हो। दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देन योर नाइन्थ वन इज इंटेंसिव प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड टू एड एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कि इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम नाम पर एम्फेसिस यानी कि जोर डालना, उसको विशेष रूप से दर्शाने के लिए, उसको विशेष स्थिति देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउंस। देन रिलेटिव पोजेसिव प्रोनाउंस, ऊपर था हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस और ये है रिलेटिव पोजेसिव प्रोनाउंस। They are used to show possessions and introduce relative clauses at the same time. For example, whose or of which, यानी कि एक ही समय में ये possession के साथ साथ relative clause को भी introduce करते हैं, तब इनको relative pronouns कहते हैं। These are the 10 kinds of your pronouns. बाकी आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर एक एक को पूरी डिटेल में आपको समझाया गया विद रूल्स, उनको देख लें। द नेक्स्ट वन इज योर वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। इसको आप करते हैं, ज़्यादातर जब पूछा जाता है तो सभी बच्चों का जवाब होता है कि दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। वर्ब को आप ज़्यादातर 3 प्रकार का बताते हैं। जब पूछते हैं तो कहते हैं जी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये 3 चीज़ आप बताते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ जो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है वो है ये। और जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स है दे आर एज फॉलोज, जैसे आप देख रहे हैं ये भी 10 प्रकार की आपके सामने हैं। पहली है हमारी एक्शन वर्ब्स। वर्ब का तो अभी हमने पता किया ही था कि क्या होती है वर्ब, ऑल एक्शंस। देन पहली है आपकी एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस, यानी कि वे शब्द जो आपके फिजिकल या मेंटल एक्शन को शो करे। फॉर एग्जाम्पल रन, स्लीप, जंप, टॉक, वॉक, रीड, प्ले, सिंग, etc. Then second type is linking verbs. Linking verbs connect the subject of a sentence with a subject complement. कि लिंकिंग वर्ब जो है वो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, seem, feel, etc. Then third one is your helping verbs. Assist. Helping verbs assist main verb to give more information about action or state of being. ये हेल्पिंग वर्ब्स आप करते हैं, आज तक मॉडल, एक्सिलरीज एंड हेल्पिंग वर्ब्स बहुत डिटेल में आपने की है। तो ये जो है ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, इनमें एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है। फॉर एग्जांपल बी, हैव, डू। Then modal verbs. Modal verbs used to show ability, possibility, necessity, permission, etc. जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो आपकी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, परमिशन को इत्यादि को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कैन, कुड, विल,
shall, might, may, etc. Then fifth type of your verbs is regular verbs. Regular verbs follow a consistent ed pattern when changing tenses. रेगुलर वर्ब्स उनको बोलते हैं जब उनका पैटर्न बदलता है, यानी कि आप जब सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ईडी का इस्तेमाल होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। जब ईडी जुड़ जाए देन दीज आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल वॉक, लव, टॉक, प्ले, हेल्प, कॉल, यानी इन सब की जब आप पैटर्न चेंज करते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वॉक्ड, लव्ड, टॉक्ड, प्लेड, हेल्प्ड, कॉल्ड, ईडी जुड़ जाता है। देन सिक्स्थ वन इज योर इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स डोंट फॉलो द टिपिकल ईडी पैटर्न व्हेन चेंजिंग टेंसेस, यानी कि वे वर्ब जिनके साथ ईडी का इस्तेमाल नहीं होता पैटर्न चेंज होने पर, उनको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, ईट, सी, टेक, ब्रेक। अब देखिए गो जो है इसके साथ ईडी नहीं लगता, ईट के साथ भी नहीं लगता, सी के साथ भी नहीं लगता, यानी कि इनके साथ इरेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे गो की अगर हम लें फॉर एग्जांपल, तो गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन, यानी कि इस तरह की वर्ब्स जो है इनको इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। देन फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाई थी कि जब आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट करते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स के बाद सेकंड आपकी यूनिट आती है वर्ड्स, जिसके अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। देन वर्ब्स का एक पार्ट आता है फ्रेजल वर्ब्स, जिनके अंदर दो या दो से अधिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। आर मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस दैट गिव न्यू मीनिंग टू सिंपल वर्ब्स, यानी कि मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन का मतलब होता है बहु शब्द, मल्टी मीन्स ज़्यादा, वर्ड मीन्स शब्द, ज़्यादा शब्दों को किसी एक्सप्रेशन को, किसी चीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाए और वो सिंपल वर्ब से कुछ और मीनिंग बना दें। रन इनटू, टर्न ऑन, ब्रेकअप, ये बहुत सारी आपने की है डिटेल में आपको, इसके बाद फिर एक पार्ट में हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। देन योर ट्रांजिटिव वर्ब्स। आठवीं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब उनको बोलते हैं जिनके साथ उनको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट उनके साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल राइट, पेंट, बिल्ड, कैरी, क्लोज, फाइंड, ड्रिंक, एटसेट्रा। देन डायनामिक वर्ब्स। नाइन्थ वन इज योर डायनामिक वर्ब describe actions or activities that have a clear beginning or end, यानी कि डायनामिक वर्ब्स वे हैं जिनसे बिल्कुल ही क्लियर या तो शुरुआत होती है या अंत होता है। एक एक्शन की शुरुआत, किसी भी एक्शन या एक्टिविटी की शुरुआत या अंत को क्लियर दिखाए, उनको बोलते हैं डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक का मतलब ही सक्रिय होता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल रन, जंप, वॉक, laugh, etc. Then 10th one is your stative verbs. Stative verbs describe states, conditions, emotions और thoughts, यानी कि वे verbs जो आपकी state को दर्शाए, emotions को, thoughts को या conditions को दर्शाए, उनको stative verbs बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल love, know, wish, believe, desire, taste and sound, etc. So these are the types of verbs. Then next is your adverbs. So look into the chart. Then first is your adverb type, then its definition is given, then words, and then example using the adverb in a sentence. तो सबसे पहले आपकी टाइप ऑफ एडवर्ब दिया हुआ है, फिर उसकी डेफिनेशन दी है, फिर शब्द कौन से इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, जो जो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं वो दिए हैं, और फिर उसके बाद वाक्य बना करके दिखाया हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर, डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहला टाइप है। ये वो होते हैं जिसके अंदर किसी
डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ किस प्रकार घटित होती है, उस घटित होने को दर्शाया जाता है। जैसे लाउडली, बैडली, राइटली, क्विकली या स्लोली। शी वॉकड स्लोली, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इसके अंदर शी वॉक स्लोली, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि कोई चीज़ कैसे घटित होती है, कैसे होती है। देन सेकंड इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज द प्लेस ऑफ एक्शंस, यानी कि इसके अंदर जो है स्थान को दर्शाया जाता है कि जहाँ पर घटना घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड, डाउन स्टेयर्स, आउटसाइड, टुवर्ड्स, अप, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ये क्लाइम जो है ऐसी वर्ब है जिसके अंदर ज़्यादातर आपको बताया जाता है क्लाइम मीन्स चढ़ना, लेकिन क्लाइम मीन्स चढ़ना और उतरना दोनों होता है। इसके साथ वर्ड यूज़ करना पड़ता है कि क्लाइम अप और क्लाइम डाउन। क्लाइम अप है तो ऊपर की तरफ चढ़ना है और क्लाइम डाउन तो नीचे की तरफ आना है। देन थर्ड वन इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शोज और टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि घटना के घटित होने के समय को जो शब्द दर्शाते हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस, टुडे, प्रेजेंटली, नाउ, टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है आपको कि आई विल मीट यू टुमारो। टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम। द नेक्स्ट वन इज योर एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। इट डिस्क्राइब्स हाउ सर्टेन वी फील अबाउट एन एक्शन। इसमें ये दर्शाया जाता है कि हम उस एक्शन के बारे में कैसा फील करते हैं, जैसे डेफिनेटली, श्योरली, प्रोबेबली और सर्टेनली। ही मे प्रोबेबली मीट यू। The next one is your adverb of degree. It describes to what extent action book took place. It describes to what extent action took place. किस extent तक जो है वो action place करता है, जैसे enough, to, hardly और quite. Do you have enough time to complete the assignment? In this example, enough is used as adverb of degree. Then interrogative adverbs, these are used to ask something in a sentence. ये किसी वाक्य में जब किसी कुछ पूछा जाता है, used to ask something in a sentence. For example, when, where, why, how. Where are you going? Then where is your interrogative adverb. Then relative adverbs. Relative adverbs adds meaning to a verb or another adverb. कि जब वर्ब या एडवर्ब के साथ दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसके मीनिंग को रिलेट करने के लिए, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई। टॉम डिड नॉट टेल मी व्हेन ही वुड कम। तो जब उसके साथ रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। देन एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें क्लियर हो रहा है कि नंबर्स का जब यूज़ होता हो, यूज टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ऑफन, वंस, अगेन, ट्वाइस। आई रीड दिस बुक ट्वाइस। अब ट्वाइस जो है वो नंबर है कि मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ लिया। आई रीड दिस बुक ट्वाइस। ट्वाइस इज यूज्ड एज अ एडवर्ब ऑफ नंबर। देन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों वर्ड आप समझिए। क्वांटिटी जो होती है वो अलग है और क्वालिटी अलग चीज़ है, इनको डिफ्रेंशिएट जरूर करें। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड टू शो द क्वांटिटी इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, वेरी, टू, लिटल और मच। आई हैव लिटल टाइम टू स्पेंड विद नेचर। Here little is your adverb of quantity. The next is your adverb of purpose. Adverb of purpose is used to elaborate the situation. For example, to avoid accident, to get back. He drove cautiously to avoid the accident. जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो सिचुएशन को दर्शाने के लिए तो उनको एडवर्ब ऑफ पर्पस कहा जाता है।
Then adverb of frequency is your last one. It shows the frequency of piece of work. For example, again, frequently, once, never. For example, he often goes to the cinema. Here often is used as the adverb of frequency. So इनको डिटेल्स में आप अपने नोट्स के अंदर देखेंगे. कुछ भी समझना है तो यू कैन आस्क अगेन, फिर दोबारा पूछ लें. देन नेक्स्ट वन इज योर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स की आपने डिग्रीज की है. जब डिग्रीज में आप करते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इनकी 3 डिग्रीज होती हैं. पहली जो है नॉर्मेटिव डिग्री होती है, जिसको कुछ लोग पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं. सेकंड वन इज़ योर कंपेरेटिव डिग्री, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर समथिंग. जब चीज़ों का आप कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो कंपेरेटिव यूज़ डिग्री का यूज़ होता है, जिसके अंदर देन का आप यूज़ करते हैं. बेटर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन. और तीसरी डिग्री आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री. इट्स काइंड ऑफ इट्स बेस्ट, जो अपने आप में सबसे बेस्ट होती है. उसके पहले आप द का यूज़ करते हैं. द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट, लाइक दैट. तो इसमें सबसे पहला टाइप है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसेस ए क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वेल इज़ माई बिग ब्रदर, यानी कि ये जो है नाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं. देन सेकंड वन इज़ योर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. वर्क टुगेदर टू मॉडिफाई द सेम नाउन सेपरेटेड बाय कॉमास और एंड, यानी कि ये उसी नाउन को मॉडिफाई करके दर्शाते हैं, लेकिन उसको अलग कर दिया जाता है या तो कॉमा लगा करके या एंड का यूज़ करके. जैसे फॉर एग्जांपल, द बुक्स वर लॉन्ग एंड बोरिंग. इसमें बुक्स जो नाउन है उसी को दर्शा रहे हैं. लॉन्ग भी और बोरिंग भी दोनों शब्द एक के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बीच में एक शब्द कर लिया यूज़ इसकी जगह, एंड. सो लॉन्ग एंड बोरिंग आर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. देन नेक्स्ट वन इज योर क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स. Cumulative adjectives build on each other by describing different qualities of a noun. जो cumulative adjectives है वो अलग अलग क्वालिटीज़ जो होती है नाउन की उनको दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेव्ड टीनी किटन्स म्यूड फॉर देयर डिनर. देन नेक्स्ट इज योर कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड एडजेक्टिव मल्टीपल वर्ड्स दैट वर्क is one word to modify a noun. कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड का मतलब ही मिलना होता है, 2 चीज़ों को जोड़ना होता है. कि जब ज़्यादा शब्द, 2 से ज़्यादा शब्द जो है किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक साथ यूज हुए हों तो उनको कंपाउंड एडजेक्टिव्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब. फुल टाइम, 2 वर्ड्स आर यूज्ड हियर. एक ही काम के लिए फुल और टाइम, तो एक शब्द बन गया फुल टाइम. Then proper adjectives refers to specific noun must be capitalized. I adore Japanese food. यानी कि जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसका पहला शब्द कैपिटल होता है. जैसे आई एडोर जैपनीज फूड. ये फूड के लिए जैपनीज यूज हुआ है, लेकिन इसमें जे कैपिटलाइज है, जापानी खाना. Then demonstrative adjectives points to which noun you are speaking about. यानी कि जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको दर्शाने वाले शब्द जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो जिसके बारे में आप बात करें उसकी तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं. जैसे वुड यू लाइक दिस टॉय कार. अब इस वाक्य में तो नहीं है वो कार, लेकिन इस जिससे जिक्र से पता चल रहा है कि आप इस कार को, इस खिलौना कार को पसंद करते हैं. कि वुड यू लाइक दिस खिलौना, दिस टॉय कार, खिलौना कार को पसंद करते हैं. यानी कि जो आपके सामने चीज़ है उसको इंगित करने के लिए वर्ड यूज हुआ है दिस. सो दिस इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. देन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप इक्वली. जब किसी ग्रुप के प्रत्येक मेंबर के लिए एक मॉडिफायर यूज़ किया जाए, उसको क्वालिफाई करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं.
फॉर एग्जाम्पल ईच एम्प्लॉय रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट, यहाँ प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है और हर एम्प्लॉय को एक गिफ्ट मिला है, फ्री गिफ्ट मिला है। देन वर्ड इज यूज्ड, ईच, तो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देन इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव्स describe indefinite adjectives describes noun or pronouns in a non-specific way. There are some notes left. Some word is used as indefinite adjective, यानी कि यहाँ कुछ विशेष इंगित नहीं किया जाता। नाउन और प्रोनाउन आपके सामने स्पेसिफिक नहीं है, एक विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। देर आर सम नोट्स लेफ्ट, कौन से नोट्स हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ नोट्स छोड़ दिए गए हैं। इट मीन्स सम नोट्स। इस तरह से जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है as an adjective, then these are called indefinite adjectives. Then interrogative adjectives. Interrogative adjectives asks a question and comes before a noun or pronoun. जब इस तरह के एडजेक्टिव कोई प्रश्न पूछने के लिए नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो तो उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच पेन डिड यू चूज, विच पेन डिड यू चूज, यहाँ विच जो है वो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में पेन जो है आपकी नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में ये इंटेरोगेट कर रहा है, इसलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। देन योर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन एंड कम्स बिफोर इट्स कोरेस्पॉन्डिंग नाउन, यानी कि जैसे हमने पोजेशन का मतलब ही संबंध से होता है, ये उसकी संबंध को दर्शाते हैं। अब ये कह रहे कि जो उसके बाद आ रहा है और उससे संबंधित है, जैसे इज दैट देयर फेस्टिवल, कि क्या ये उनका त्यौहार है। इज देयर फेस्टिवल, देयर उनका त्यौहार है, यानी कि उससे कोरेस्पॉन्डिंग नाउन से पहले जिसका इस्तेमाल हुआ हो, दे कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। देन प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव मॉडिफाइज द सब्जेक्ट of the sentence and comes after a linking verb. जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है वो सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। He used to be rich, linking verb is be used here, then after it the rich word is used, so rich is predicate adjective. सेंटेंस के आप अंदर पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट about which the subject is saying something. Then your quantitative adjective, last one is describes the amount of something, जब किसी मात्रा को दर्शाया जाता है, किसी अमाउंट को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज 2 children, कि उसके 2 बच्चे हैं। These are quantitative adjectives. Then next parts of speech is your conjunction, conjunctions and their types. So next chart is your conjunctions. These are of 3 types, ये 3 प्रकार की होती हैं। Then coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. So first the type of conjunction is given. Second is in second part the definition of the type of conjunction is given. Then the conjunctions, words used as a conjunctions are given for an example, and then the conjunctions are used in sentences are given there. The very first part type is coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions connect words, phrases or clauses of equal importance in a sentence. कि coordinating conjunctions वे शब्द होते हैं जो शब्दों को या phrases को या clauses को जो इक्वल इंपॉर्टेंस की होती है एक सेंटेंस के अंदर, उनको जोड़ने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, नोर, फॉर, सो, येट, एंड देन आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ईट राइस, आई वांट टू ईट आइसक्रीम बट आई एम ऑलरेडी इल। He likes to sing and dance. She can choose to eat an apple or banana. So these are called coordinating conjunctions. Then second type is subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions join an independent clause which is with a dependent clause, creating complex sentences.
यानी कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दो प्रकार से किए थे सेंटेंसेस, एक था एज पर कंटेंट एंड एक था एज पर स्ट्रक्चर। एज पर कंटेंट में 5 टाइप्स थे और एज पर स्ट्रक्चर में हमने 3 प्रकार के किए थे, जिनके अंदर पहला था हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, देन सेकंड वाज कंपाउंड सेंटेंसेस एंड थर्ड वाज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कंजक्शंस कौन सी यूज होती है, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, अनलेस, until, when and while. These are the conjunctions used in as subordinating conjunctions. And then sentences are used here. After she finished her work, she went for a walk. He can play outside if he finishes his homework. Because it was raining, they decided to stay indoors. So in this way the subordinating conjunctions are used. And third one is your correlative conjunctions. Correlative conjunctions are the pairs of conjunctions that work together to join words, phrases or clauses. Correlative conjunctions उनको बोलते हैं जो pairs में यूज होती हैं, जो जोड़े के रूप में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल either or, neither nor, both and, not only but also. These are the pairs. either or का आप इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, neither nor का इकट्ठा करते हैं, both and का इकट्ठा करते हैं, not only का इकट्ठा करते हैं, but also का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। These are used in pairs. For example, she can either go to the party or stay home and study. अब इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर either और दोनों का इस्तेमाल हुआ है। Then in second sentence, he is not only a great musician but also a talented writer. Then third one is they are both happy and excited about their vacations. So these are the conjunctions and their types. Then in the next chart, here conjunctions are given in they are described and explained in 12 parts. So we will do it when we will do the conjunctions only. So come to the next chart, types of prepositions. Then types of preposition. First, in the first column, type of prepositions are given, then what it shows, and then examples. Very first is prepositions of time. When something happens, जब कुछ घटित होता है यानी कि उस टाइम को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल एट 5 PM ऑन मंडे, इन जनवरी, बिफोर डिनर. These are the examples. When the preposition or the words used for prepositions shows the time when something happens are called the prepositions of time. Then prepositions of place. Prepositions of place shows where something is located. For example, in the room, on the table, at the park. The next is the prepositions of direction. The preposition of direction shows the movement or destination. For example, to school, into the box, towards home. These are very easy. I think you are getting easily. ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इनको. देन prepositions of manner, how something happens, कोई चीज़ कैसे घटित होती है. with care, by chance, in silence. These are the examples of here prepositions of manner. Then prepositions of cause और रीजन. कुछ लोग इसको prepositions of cause बोलते हैं, कुछ रीजन बोलते हैं. दोनों का मीनिंग एक ही है. why something happens, कोई चीज़ क्यों घटित होती है. for love, because of rain, due to stress. These are called prepositions of cause or reason. The next is your prepositions of agent or instrument. तो नेक्स्ट है आपकी preposition of agent or instrument.
हु और व्हाट परफॉर्म्स एन एक्शन, कौन और क्या एक्शन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बाय हिम और विद अ पेन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ prepositions of agent or instrument. Then prepositions of possession showing belonging, उसकी संबंधता को दर्शाते हैं कि वो किसके संबंध है, संबंधित हैं. They are called prepositions of possessions. For example, of Ram or with her bag. The next is your prepositions of measure. Prepositions of measure shows quantity, rate और comparison, यानी कि जो क्वांटिटी को दर्शाए या रेट को दर्शाए या कंपैरिजन को दर्शाए. फॉर एग्जांपल पर आवर, बाय किलो, फॉर एवरीवन. देन प्रोपोजिशंस ऑफ सोर्स, वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम दिल्ली, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. एंड देन द लास्ट एंड फाइनल वन इज प्रेपोजिशंस ऑफ पर्पस. व्हाई समथिंग इज डन, द पर्पस ऑफ something is done is shown in the prepositions of purpose. For success, to win, for help. So these are the types of prepositions. And then next and last one is your types of interjection. These are of 6 types. Sudden feelings or expressions of sudden feelings, you can say. The first one is interjections of greeting. An interjection of greeting represents the emotions of warmth in meeting with somebody. सबसे पहला जो है ग्रीटिंग आप बोलते हैं जब किसी से आप मिलते हैं. When you greet someone, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड बाय करते हैं. These are called greetings. तो जब किसी से मिलते हैं और जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाय, हे, हेलो, ये शब्द जो है सारे के सारे इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग कहलाते हैं. देन सेकंड पॉइंट इज योर इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी जब आप अत्यधिक खुश होते हैं, कोई चीज़ में आपको खुशी मिलती है. एन इंटरजेक्शन ऑफ अ जॉय कम्युनिकेट्स इमीडिएट प्लेजर एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर इवेंट, कि किसी पार्टिकुलर इवेंट को करते वक्त जब आप उत्साहवर्धक एकदम से किसी शब्दों का उच्चारण करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय. फॉर एग्जाम्पल जैसे हुर्रा, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट, गुड, एटसेट्रा. दीज आर कॉल्ड एक्शंस ऑफ जॉय. देन थर्ड वन इज योर इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन. एन इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन इज यूज्ड टू गेट अ पर्सन्स कंसंट्रेशन ऑन अस. जब हम किसी व्यक्ति का ध्यान दिलाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीचर आपको बोलते हैं बोर्ड की तरफ ध्यान देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या बुक पढ़ने के लिए, या क्लास में अलर्ट रहने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को जब हम अटेंशन दिलवाने के लिए, या उसके यूज टू गेट अ पर्सन्स कंसंट्रेशन ऑन अस. फॉर एग्जाम्पल लुक, लिसन, बी होल्ड, हश, एटसेट्रा. देन फोर्थ वन इज योर इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल. An interjection of approval is used to say acceptance or any agreement in a sentence. जब किसी चीज़ में सहमति प्रदान करते हैं हम, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेल डन, ब्रेवो, ब्रिलियंट, एटसेट्रा. एंड देन इज फिफ्थ वन इज योर इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज. An interjection of surprise is used to express the feeling of wonder for any incident. जब किसी घटना से आपको आश्चर्य होता है, एकदम से सरप्राइज होता है, देन दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल दीज वर्ड्स आर यूज्ड, ओह, व्हाट, हा, एटसेट्रा. देन इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो, जब आप उदास होते हैं, कुछ बुरा घटित हो जाता है. एन इंटरजेक्शन फॉर सोरो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ सैडनेस. उदासी के इमोशंस को शो करने के लिए. That something terrible happens in a sentence. जब आप किसी सेंटेंस में किसी बुरी घटना को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओप्स, आह, डैम, अलास, आउच, एटसेट्रा. So these are your types of interjections. In this way we have completed our parts of speech. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार आपने कर लिए.
नाउन टू लास्ट वन योर इंटरजेक्शंस, इनको आप इन चार्ट्स की मदद से और अच्छे से एक एक चार्ट को रोक करके दोबारा से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी डिटेल को जान सकते हैं। और जो नोट्स बनाए हैं हमने इससे पहले, जिसमें रूल्स दिए हैं और डिटेल स्टडी दी है, उनकी सहायता से आप इसको कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल, आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा और आप अच्छे से समझते हैं प्रत्येक चीज़ को, दैट्स ग्रेट। तो अभी इनको आप और अच्छे से कर लीजिएगा और डिटेल के लिए आपके जो पोस्ट सेक्शन है उसके अंदर नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो आई थिंक एनफ फॉर द डे, सो योर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंप्लीटेड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।